हम लोग बहुत परेशान हैं। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे, एक रुपए। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता सरकार। हमसे उई दिन 2 बार बात भइल, एक बार 10 बजे और दूसरी बार 12 बजे। दोनों बार उ कहिलन कि अरुण काम्मा घबराना, हम साइकिल से चल दिल बानी, 8 दिन में घरे पहुंच जाइब। 4-5 बजे पुलिस के फ़ोन आयल कि राजू अब ना ही रहलन। अब हम कैसे जियब, ना घर बा ना खेत दुआर, दोनों लड़का छोट बाने, कैसे उनके पढ़ाइब, कैसे जियाइब। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ये दुख भरी दास्तान है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के बहुआस क्षेत्र के रहने वाले राजू साहनी की, जो गुजरात के अंकलेश्वर में मेहनत मजदूरी करने गए थे। वहाँ से साइकिल लेकर के अपने घर लौट रहे थे। पत्नी को बताया कि हम 8 दिनों में घर पहुँच जाएंगे। साइकिल से अंकलेश्वर से निकल चुके हैं। उसी दिन 8 घंटे बाद पुलिस का फ़ोन आता है कि राजू की मौत हो चुकी है। दरअसल बड़ौदरा से 55 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाने के कारण सड़क किनारे राजू गिर करके बेहोश हो गए। पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, वहां उनकी मौत हो गई थी। राजू के 8 साल और 5 साल के 2 बेटे हैं। इसके अलावा एक पिता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और संपत्ति के नाम पर केवल फूस की झोपड़ी है। हालत ये है कि जब राजू की पत्नी से कहा गया कि आप अपने पति का शव अगर गुजरात से लेकर के आना चाहती हैं उत्तर प्रदेश, तो उसमें 35 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा होगा, तो पत्नी को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम सब कुछ बेच देंगे तब भी 35-40 हज़ार रुपये का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अंतोगत्वा अंत्येष्टि वहीं बड़ौदरा में करनी पड़ी। ये है मजदूरों की वर्तमान में स्थिति। सोचिए वो लोग जो लॉकडाउन के कारण यहाँ वहाँ फंसे थे, अपनों से न मिलने के कारण कितने परेशान हुए जा रहे थे। लेकिन इस महिला के बारे में सोचिए जिसके पास 2 बच्चे हैं और जिसको अपने ससुर का भी खर्च उठाना है और उसके पति की मौत हो चुकी है, लेकिन उसका शव तक अंतिम समय में देखना नसीब नहीं हुआ। जब राजू के भाई राजेश पहुंचे, अंत्येष्टि उनके सामने बड़ौदा में की गई, वो इसी बात को लेकर के संतुष्ट हो गए कि हम शव नहीं ले जा पाए ना सही, लेकिन पुलिस ने हमारा 1 रुपये खर्च नहीं होने दिया। इस भयावह स्थिति को आप समझ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो मामले थोड़े चर्चित हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादा संख्या में मजदूरों की मौत हो जाती है, ऐसी सड़क दुर्घटनाएं और मजदूरों की मौत तो मीडिया के कैमरों में आ जाती है। इसके माध्यम से सरकार 2 लाख का झुंझुना ही सही लेकिन कुछ तो थमा देती है। लेकिन ऐसी गुमनामी के मौत मरने वाले मजदूरों के घर पर, जिनके यहाँ संपत्ति के नाम पर केवल फूस की झोपड़ी है, इन मजदूरों की सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं सरकारों से अपील करता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश समेत किसी भी राज्य सरकार के पास इतनी भी पैसों की कमी नहीं है कि आप इन मजदूरों के घर पर जरूरी सुविधाएं और मृतक के परिजनों को मुआवजा भी ना पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश के भगवा चोले में रहने वाले मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, इस बात का उदाहरण मैं एक ट्वीट से दे देता हूं। सीएम ऑफिस की तरफ से औरैया घटना पर एक ट्वीट किया गया। उसमें लिखा, इस वैश्विक महामारी के समय में कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही नकारात्मक एवं ओछी राजनीति की निंदा होनी चाहिए। औरैया में प्रवासी श्रमिकों की मौत के लिए जिम्मेदार एक ट्रक पंजाब से तथा दूसरा ट्रक राजस्थान से आया था। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है। यानी कि मुख्यमंत्री जी औरैया की घटना की खींच मिटाने के लिए ये बता रहे हैं कि दोनों ट्रक चूंकि कांग्रेस शासित राज्यों से आए थे, इसलिए इस घटना के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। यहीं पर केवल संवेदनहीनता नहीं दिखती है। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। औरैया की घटना के बाद एक तुगलकी फरमान सुनाते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया था कि अन्य प्रदेशों से कोई भी मजदूर उत्तर प्रदेश की सीमा में न घुसने पाए। यह खबर मैंने आपको बताई थी कि उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी बॉर्डरों पर लंबा लंबा जाम लग गया था। लेकिन उसी खबर के बीच में एक खबर छुप गई और खबर यह थी कि औरैया में जो मजदूर मारे गए थे, उन मजदूरों के शवों के साथ उन श्रमिकों को जो बुरी तरीके से घायल थे, उन लोगों को भी उसी ट्रक में बैठाल करके झारखंड के बोकारो और पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। जब इस बात की जानकारी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हुई तो उन्होंने ट्वीट किया, यह स्थिति अमानवीय एवं अत्यंत संवेदनहीन है।
झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें। साथ ही मृतकों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। इस ट्वीट के करने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार हरकत में आई। लेकिन हरकत में क्या आई? प्रयागराज में इन सारे ट्रकों को रोक लिया गया। लेकिन रोकने के बाद स्थिति में बदलाव नहीं हुआ। रोकने के बाद स्थिति यह हुई कि ट्रकों को प्रयागराज में दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे पर रोका गया। बताया जा रहा है कि बोकारो जा रहे जिस ट्रक पर 8 शवों के साथ मजदूरों को बिठाए जाने की तस्वीर झारखंड सीएम ने ट्वीट की थी, उसे भी बाकी ट्रकों के साथ NH2 पर रोके रखा गया। पूरे हाईवे को छावनी में तब्दील कर दिया गया और एक तरफ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। इसके आगे की खबर नवभारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूं। यहां करीब 5 घंटे तक ट्रक खड़े रहे, जिसके बाद वहां एम्बुलेंस पहुंची और शव वाहन पहुंचे। शवों को उसमें शिफ्ट करके भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि शवों से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि आगे बैठना भी मुश्किल हो रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 17 शवों को 3 ट्रकों में भरकर झारखंड के बोकारो और पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा था। इनमें से 12 शव झारखंड भेजे जाने थे। बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में काली पॉलीथीन में पैक हैं मजदूरों के शव, और उनके साथ बैठे हुए जो लोग दिख रहे हैं वो हैं घायल मजदूर। सोचिए, उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक मुख्यमंत्री की सरकार होने के बाद भी इतनी संवेदनहीनता है कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री ट्वीट नहीं करते तो उनको इसी ट्रक में लाद करके भेजा जा रहा होता, और मुख्यमंत्री के हुक्म की तामील करते हुए इन ट्रकों को भी अन्य मजदूरों के ट्रकों की तरह रोक कर रख लिया गया था, भले ही उनमें से कितनी भी दुर्गंध आती। बाद में एक मुख्यमंत्री के ट्वीट करने के बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और उन ट्रकों को अन्य साधनों से बोकारो और पश्चिम बंगाल भेजा गया। मैं बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता और उनको धार्मिक मुख्यमंत्री क्यों कह रहा हूं, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 उदाहरण हैं। तमाम खबरों को देखने के बाद मुझे 2 खबरें ऐसी समझ में आई। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद उत्तर प्रदेश की 2 चीजों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पहली चीज तो ये थी, जनवरी में प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले में भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क सेवा के तहत 510 बसें इन्होंने पूरे प्रयागराज में चलवाई थी। इन बसों का एक साथ परेड करवा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। 9 किलोमीटर बसों का लंबा काफिला चला था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था धार्मिक आयोजन के लिए। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अयोध्या में, जहां पर 5,51,000 दीपकों को एक साथ जलाया गया और दीपोत्सव मनाया गया। 6,000 छात्र छात्राओं को दीपकों को सजाने के लिए लगाया गया था। 1,33,00,000 रुपए से ज्यादा इस आयोजन पर खर्च किए गए थे। इसके अलावा महाकुंभ से पहले प्रयागराज की सड़कों की दीवारों पर पेंट माई सिटी अभियान लगातार 8 घंटे चलाया गया था, जिसमें धार्मिक प्रतीकों को प्रयागराज की दीवारों पर उकेरा गया था। इसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा महाकुंभ से जुड़ा हुआ एक और अभियान था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। 10,181 सफाई कर्मियों से कुंभ मेला क्षेत्र में एक साथ झाड़ू लगवाई गई थी। ये भी अभियान वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंचा था। कल के वीडियो में मैंने एक बात आपसे कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री ब्रांड मोदी मार्का राजनीति की नकल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस राजनीति में ब्रांडिंग और मार्केटिंग सबसे अहम चीज होती है। उस ब्रांडिंग और मार्केटिंग में जनता की दुख दर्द तकलीफें शामिल नहीं होती, केवल छद्म मुद्दे और छलावे सामने लाए जाते हैं। जो तमाम सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, इनका भूख से, भुखमरी से, गरीबी से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के दिन राजपथ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि एक साथ 36,000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योगा किया था, और उस योगा करने की वजह से ये देश में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते मुझे भी खुशी होती अगर ये बसों का रिकॉर्ड इस मामले में बनाया गया होता कि उत्तर प्रदेश में मजदूरों को लाने के लिए सबसे ज्यादा बसें एक साथ लगाई गई।
इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता तो मुझे भी खुशी होती, लेकिन यहां तो उल्टा ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता चले जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड लंबे लंबे जाम का लग रहा है, उसमें फंसे हुए मजदूरों का लग रहा है और मारे जाने वाले मजदूरों की संख्या का बन रहा है। धार्मिक खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अलग से बजट बनाया और हेलीकॉप्टरों के द्वारा तमाम सारे जगह के एडीजीज को, डीएम को, एसएसपी को लगा दिया गया कि आपके मार्ग से जहां जहां कांवड़िए गुजरें उनके ऊपर पुष्प वर्षा करवाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री के एजेंडे में मजदूर, गरीबी और बेरोजगारी है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म है। 10 करोड़ रुपए काशी की देव दीपावली के लिए आवंटित किए गए, 100 करोड़ रुपए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर आवंटित किए गए, 70 करोड़ रुपए कृष्ण सर्किट रामायण सर्किट के नाम पर दिए गए, 94 करोड़ रुपए कैलाश मानसरोवर भवन के लिए दिए गए। देव दीपावली के लिए मैंने बताया 1 करोड़ 33 लाख रुपए दिए गए थे। राम की पहड़ी बनाने के लिए अयोध्या में 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। राम का महल, दशरथ के महल, राम की जल समाधि, इन तमाम सारी योजनाओं पर 226 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ही की थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक मुख्यमंत्री की सरकार है, उनके पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, तो फिर मजदूरों को मुआवजा देने के लिए पैसे कम आपके पास क्यों पड़ जाते हैं। कुछ उदाहरण मैं और बता देता हूं। इसी महाकुंभ में देने के लिए बार बार सरकारी प्रवक्ताओं के द्वारा बताया गया कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने मात्र 2013 में 1214 करोड़ का बजट खर्च किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4236 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 2200 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार की तरफ से किया गया था। इन्हीं सरकारी प्रवक्ताओं की तरफ से यह भी बताया गया कि पूरे महाकुंभ मेले में 1,22,000 के करीब टॉयलेट्स बनवाए गए हैं, 20,000 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, 58 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, बगल में एक हेलीकॉप्टर की आप तस्वीर देख रहे हैं, पुष्प वर्षा भी करवाई गई थी, इस पर भी अनाप शनाप खर्च किया गया था। बीबीसी ने उस समय एक रिपोर्टिंग की थी, उसने कहा कि जो अनाप शनाप खर्चा किया जा रहा है महाकुंभ मेले के दौरान, इसी वजह से श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि जो बजट खर्च हो चुका है उस बजट की उपयोगिता साबित की जा सके। ये सब आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए कि धर्म के नाम पर अनाप शनाप खर्च करने वाली सरकारों के पास मजदूरों के परिवारों को, परिजनों को देने के लिए, मुआवजे के लिए पैसे नहीं होते हैं। वजह स्पष्ट है कि सरकार के मूल एजेंडे में धर्म और हिंदुत्व है, उसके एजेंडे में मजदूर है ही नहीं। यही वजह है कि आपको सरकारों की असंवेदनशीलता समय समय पर दिखाई देती है। यहाँ पर मैं एक बात का और जिक्र करता हूँ कि सरकारें जो धर्म के नाम पर खर्च करती हैं वो संवैधानिक हिसाब से, संवैधानिक नजरिए से बिल्कुल गलत है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को आप अगर गौर से पढ़ें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है धर्मनिरपेक्षता, और भारत से उम्मीद की जाती है कि एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इसका मतलब यहाँ की सरकारें किसी धर्म विशेष के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं, लेकिन लगातार किया जा रहा है। उसको पर्यटन के नाम पर, धार्मिक पर्यटन के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है। संवैधानिक नजरिए से ये बिल्कुल गलत है। हज सब्सिडी पर बार बार सवाल उठते थे, अच्छा हुआ कि सरकार ने हज सब्सिडी खत्म कर दी। अब आपके लिए कहने के लिए यह भी नहीं रह जाएगा कि पहले हज सब्सिडी तो बंद करवाओ तब हमारी तरफ सवाल उठाना। कुल मिलाकर के नेशनल जनमत ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेकर के आया था कि जिन मुद्दों को लेकर के आप इन सारे लोगों को सत्ता में पहुंचाते हैं तो स्वाभाविक है उनसे उसी तरह के मुद्दों के क्रियान्वयन की उम्मीद करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा होने पर सबसे पहली चर्चा ये होती है कि हिंदुत्ववादी चेहरा, तो वो अपने हिंदुत्व का राग भी अलापते हैं और उसके लिए काम भी करते हैं। अगर आपके चुनाव के समय एजेंडे बेरोजगारी, भुखमरी, आरक्षण, हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसे हो जाएं तो निश्चित तौर पर सरकारों की प्रायोरिटी भी बदलेगी। इसलिए क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी में इस समय ये सारी चीजें है ही नहीं, क्योंकि आपने वोट देते समय उनसे ये उम्मीद भी नहीं की थी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है